हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा घटी गई कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना इन्फो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको इन्फो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम इन्फो रॉड्रिक है। मेरे डैड एक फॉरेस्ट रेंजर थे। वो अक्सर मुझे अपने साथ घटी एक अजीब घटना बताया करते थे। पहले तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए और उनकी मौत हो गई तो मैंने उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे जिसमें उनकी बात पर मुझे विश्वास होने लगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी थी जो मुझे उस घटना पर विश्वास करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो उस तरीके की घटना बताते थे कि मुझे सच में उन पर विश्वास नहीं होता था। वो डॉक्यूमेंट्स दरअसल उनकी लिखी गई कुछ चिट्ठियां थी जो कि मैंने पढ़ी थी। उन्होंने वो चिट्ठियां अपने सीनियर को लिखी थी, लेकिन उन्होंने कभी भेजी नहीं। चिट्ठियां काफ़ी बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। कुछ वर्ड्स उसमें से मिट भी गए थे और कुछ तो गायब भी हो गई थी। तो जिस हिसाब ने मेरे डैड ने मुझे ये घटना बताई थी, अब मैं आपको सेम वैसी ही घटना बताने वाला हूँ। मैं आपको अपने डैड का नाम तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको उनका भी नाम इन्फो ही बता रहा हूँ। तो बाकी की घटना मेरे डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। मेरा नाम इन्फो है। उस वक्त मिशिगन के जंगलों में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मुझे फॉरेस्ट रेंजर बने हुए करीबन 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस था। उन जंगलों में मैं पहली बार आया था। मेरे उसके आउटर एरिया में पोस्टिंग हुई थी। मेरे साथ मेरा एक और पार्टनर था और हमारे पास एक कॉमन कुत्ता जिसको लोग लूबी कहते थे। लूबी अक्सर हमसे बहुत अच्छे से ही रहता था। वो एक परफेक्टली ट्रेन्ड कुत्ता था। लूबी और मैं अक्सर बहुत चीज़ों को रेस्क्यू किया करते थे। कई बार तो जंगल में खोई हुई चीज़ों को भी हम लोगों ने ढूंढा है और कई बार तो खोए हुए लोगों को भी। मेरी पोस्टिंग जिस आदमी की जगह हुई थी उसका रिटायरमेंट हो गया था। लूबी उससे भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर था और वो बहुत ही स्मार्ट तो कुत्ता था और लूबी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कुत्ता था। मेरे भी उससे बहुत अच्छे टर्म्स हो गए थे और हम दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे थे। मैं लूबी के साथ करीबन 1 साल तक था। लूबी को उस जंगल का चप्पा चप्पा पता था, वो भी एरिया जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था और भी कई लोग नहीं जानते थे। वहाँ पर और भी ढेर सारे ट्रेन कुत्ते थे, लेकिन लूबी उनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट था। उस जंगल के आउटर एरिया में लोग आया जाया भी करते थे और वहाँ पर कैंपिंग एरिया भी थे। सिविलियंस आराम से वहाँ पे आ जा सकते थे। ऐसे ही हमें एक बार एक खबर मिली कि एक फैमिली जो कि वहाँ पर कैंपिंग करने आई थी, उसकी एक लड़की अचानक से खो गई है। वो पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने बताया कि रात में जब वो लोग कैंप में सोए थे तो सब लोग वहीं पर ही थे, लेकिन सुबह जब उस लड़की के पेरेंट्स की आंख खुली तो वो वहाँ पर नहीं थी। मैं और लूबी भी फिर उसी लोकेशन पर गए जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। उसके पेरेंट्स से कुछ बातचीत भी की। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से कोई कपड़ा मांगा जो कि उसकी बेटी का ही हो। मैंने लूबी को उस कपड़े को सुखाया और फिर लूबी से उस लड़की को ढूंढने के लिए बोला। लूबी फिर जंगल के एक डायरेक्शन के अंदर भाग गया। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, घना अंधेरा, और जंगल के उस एरिया में सिविलियंस को जाना बिल्कुल भी मना था। हालांकि उस एरिया में रेंजर्स भी बिल्कुल नहीं जाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल था, लेकिन फिर भी उस वक्त मैं वहीं पर ही था और बाकी के लोग उस लड़की को अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं और लूबी उसी डायरेक्शन पे गए जिस तरफ लूबी जा रहा था। हम जंगल के अंदर बस भागे ही जा रहे थे, कोई भी एंड नहीं आ रहा था। मेरी जानकारी के हिसाब से जहाँ पर लोगों ने कैंप लगाया था हम उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गए थे। लूबी भी भागा जा रहा था। उसकी भौंकने की आवाज़ मुझे आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो भी मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं उसे बुला रहा था, लेकिन वो बस लगातार भौंके जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं फंस गया है या फिर शायद वो मुझे बुला रहा है। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी।
मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस तरफ लूबी था। जब मैं भागते हुए उसके पास पहुंचा तो लूबी एक पेड़ के पास खड़ा था। जब मैं उस पेड़ के पास गया तो वहां पर एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो कि लाल रंग का था। वो कपड़े का टुकड़ा और किसी का नहीं, उसी लड़की का था जो कि गायब हुई थी। उसके पेरेंट्स ने बताया था कि उसने लाल रंग की एक जैकेट पहनी हुई थी। जैसे ही मुझे वो लाल रंग की जैकेट दिखी, मैंने तुरंत वॉकी टॉकी पे और लोगों को इन्फॉर्म करके जंगल के इसी डायरेक्शन में बुलाया। लोगों ने मेरी आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी क्योंकि जंगल के इस एरिया तक हम लोग कभी भी नहीं आए हैं। लेकिन मैंने उनको पूरा मैसेज प्रॉपरली दे दिया था और बाद में उन्होंने मैसेज को भी एक्सेप्ट करने के बाद ओवर बोला था। मैं और लूबी वहीं पर ही खड़े थे। मैंने लूबी से बोला कि उसे रॉ ढूंढने की कोशिश करे। अगर उसके कपड़े का टुकड़ा यहीं मिला है तो शायद वो लड़की भी यहीं कहीं हो। उसका नाम मार्था था। मैं चिल्ला चिल्ला के उसका नाम भी बुला रहा था, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने लूबी से जब उसे ढूंढने के लिए कहा तो वो जंगल के और डायरेक्शन में ढूंढने लगा और फिर कुछ देर बाद लूबी वहां से भागते हुए चला गया। मुझे लगा कि वो कुछ देर में लौट कर आ जाएगा और मैं मार्था को वहीं पर ढूंढ रहा था। और भी कई चीजें ढूंढ रहा था, जैसे कि फुटप्रिंट्स या कोई और ऐसा सामान जिससे ये चीज एकदम साबित हो जाए कि मार्था जंगल के इसी तरफ आई थी। अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था। लूबी को गए हुए करीबन 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। अब तो उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी, भौंकने की आवाज। मैं उसको बुला रहा था, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तभी जंगल के उस कोने में ही मुझे एक पेड़ के पीछे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन के मैं तुरंत उधर घूमा और उधर देखने लगा। टॉर्च से उधर जब देखा तो कुछ भी नहीं था और वही हंसी की आवाज मुझे दोबारा मेरे पीछे से आई, जो कि एक पेड़ के पीछे से थी। मैं दोबारा उधर घूमा। उधर एक बच्चे का छोटा सा हाथ मुझे दिखा। वो बच्चा छुपा हुआ था पेड़ के पीछे। मैं धीरे धीरे उस तरफ गया और वहां पर एक बच्चा छुपा था जो कि बैठा हुआ था और हंस रहा था। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही पुराने। ऐसे कपड़े आज के टाइम के नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बस मुझे देख के हंसने लगा। उसकी आंखें एकदम हरी थी और मैं उसे देख के डर गया। फिर वो लड़का अचानक से पेड़ के पीछे चला गया और जब मैं दोबारा आगे की तरफ गया तो वो लड़का गायब हो गया। इतनी जल्दी वो कहाँ गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर कुछ दूर और मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसकी भी उम्र लगभग उसी बच्चे जितनी थी और उसने भी उसी काले रंग के कपड़े पहने थे और उस लड़की की भी आंखें हरी थी। और ऐसा ही हादसा मेरे साथ करीबन 3 बार वहां पर हुआ। वो बच्चे मुझे अचानक से दिख रहे थे। उनकी आंखें हरी, काले रंग के कपड़े, सबकी हाइट और उम्र लगभग एक जैसी, और फिर अंधेरे में गायब हो जा रहे थे। उनको देख के मुझे अजीब सा डर लग रहा था। वो हंस रहे थे। उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं उन्हें रोकना चाह रहा था, पकड़ के बात करना चाह रहा था, लेकिन उनके गायब होने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने फिर मार्था को बुलाने की कोशिश की। मुझे लगा वो यहीं पर है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। और कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो बच्चे अचानक से गायब हो गए और लूबी की भी आवाज़ दोबारा आने लगी। लूबी एक डायरेक्शन से भौंक रहा था। मैं दोबारा उसकी आवाज़ सुन के उसी डायरेक्शन में भागने लगा तो मैंने देखा कि लूबी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो किसी डायरेक्शन में देख रहा था। जब मैंने उस डायरेक्शन में देखा तो उस डायरेक्शन में एक लड़की थी जिसने लाल रंग का जैकेट पहना हुआ था। हालांकि मार्था की कोई फोटोग्राफ मेरे पास नहीं थी, लेकिन उसने लाल रंग का जैकेट और हरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। हूबहू उसका हुलिया वैसा ही था जैसा उसके माता पिता ने बताया था। छोटे बाल, गोरा रंग। मैंने उसको बोला, मार्था तुम हो क्या? उसने कुछ भी नहीं बोला। वो दूर खड़ी होकर मुझे देख के हंस रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें काली से दोबारा हरी होती गईं और वो भाग गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी भागने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो जंगल के अंधेरे में कहाँ चली गई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसका नाम चिल्लाता रहा, मार्था रुक जाओ, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है। लेकिन वो नहीं रुकी और जंगल के अंदर भाग गई। मुझे देख के लूबी के भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया और वो दोबारा मार्था की तरफ देख के भौंकने लगा। लेकिन इस बार लूबी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा था, वो वहीं पर ही खड़ा था। जंगल के अंधेरे में इस बार उसकी जाने की हिम्मत नहीं हुई और इसको देख के ये पता चल गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। मार्था वहाँ से गायब हो चुकी थी और मैं भी फिर दोबारा जंगल के अंदर नहीं गया।
मैं मार्था मार्था पूरे जंगल में चिल्ला रहा था। तभी मेरे वॉकी टॉकी पर एक इन्फॉर्मेशन आया कि मार्था मिल गई है। वो बहुत ही ताजुब की बात थी। मार्था भी मेरी आंखों के सामने से ही जंगल के अंदर गई है, तो वो कैसे मिल सकती थी। मैं फिर तुरंत उस जंगल से निकलते हुए लूबी को लेके उसी कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचा जहां पर मैं उसके माता पिता से मिला था। उसकी माँ ने मार्था को अपने गले से लगाया हुआ था। उसने वही लाल जैकेट और ब्लू पैंट पहनी थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके छोटे बाल थे। उसने अपने चेहरे को अपनी माँ के जैकेट में छुपाया हुआ था। मैं उसे देखना चाह रहा था। क्या ये वही मार्था है जिसको मैंने कुछ देर पहले देखा था? मैंने उसको बुलाया। वो तुरंत मेरी तरफ घूमी और ये वही लड़की थी जिसको मैंने जंगल में देखा था और जो कि अंधेरे में भाग गई थी। मैंने उससे पूछा, मार्था तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? वो इतनी डरी हुई थी कि उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर दूसरे रेंजर से पूछा। मैंने कहा, मार्था यहाँ पर कैसे आई? उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो अचानक से जंगल से भागते हुए बाहर आई और उसने ये बताया कि उसको छोटे बच्चे उठा के जंगल के अंदर ले गए थे। वो उन्हीं के पीछे पीछे जंगल के अंदर चली गई थी। उन बच्चों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखें हरी थी। मार्था की बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। मैंने रेंजर से पूछा कि क्या आप उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, बच्चे अक्सर डर में ये सब कहानियां बनाने लगते हैं। हो सकता है मार्था यहीं कहीं छुपी हो और ये एरिया सेफ भी है, इसलिए वो मिल गई। मार्था को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो खुद ब खुद यहीं अपने कैंप के पास वापस आ गई। मैं मार्था से बात करना चाह रहा था, लेकिन मार्था मुझसे डर की वजह से बात ही नहीं कर रही थी। मैंने उसके पेरेंट्स से भी बोला कि क्या मैं कुछ देर मार्था से बात कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स ने भी मुझे उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। उसके पेरेंट्स ने बोला कि वो अभी डरी हुई है, मैं किसी तरह का भी प्रेशर अपनी बच्चे पे देना नहीं चाहती हूँ। पर मुझे मार्था से बात करनी थी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो बच्चे सच में वहां पर थे। उनकी आंखें हरी थी, लेकिन मैं चाह के भी उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसके पेरेंट्स कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे थे और मार्था साइड में बेंच पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार जाके उससे बात करने की कोशिश करूं, लेकिन उसने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ देर के लिए उसके पेरेंट्स का ध्यान उसकी तरफ से हट गया और फिर ऑफिस में जाके मैंने मार्था से पूछा, क्या तुमने सच में उन बच्चों को देखा था जिनकी आंखें हरी थी और उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे? मार्था ने सिर्फ अपना सर हिलाया और फिर वो बोली कि मैं वहीं पर थी, मैं पूरी रात उनके साथ खेल रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, तो वो हंसने लगी। मैं भी उसे देख के हंसने लगा, लेकिन फिर मैं शांत हो गया। उसकी हंसी हूबहू वैसी ही थी जैसी उन बच्चों की हंसी थी। मैं उस हंसी को कभी भी भूल नहीं सकता था। मैं कुछ देर के लिए पीछे हट गया और तभी उसकी माँ आई और उसकी माँ ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी माँ ने मुझसे कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मार्था से ये सब बातें ना करिए। लेकिन वो शायद मार्था नहीं थी। उसने मेरे टॉर्च को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने मेरे टॉर्च को इतनी कस के दबाया कि उसके उंगलियों के निशान उस पर पड़ गए। वो टॉर्च काफ़ी मोटी स्टील की बनी हुई थी। इतनी आसानी से वो मुझसे भी ना दबती, लेकिन वो टॉर्च दब गई थी। मार्था की मॉम उसे ले जा रही थी और मैं मार्था को ही देख रहा था। उसने जब अपनी आंखें मेरी तरफ की तो उसकी आंखें हल्की सी हरे रंग की चमकी थी। मुझे सच में बहुत अजीब लगा था। वो मार्था नहीं थी। वो जंगल के वही बच्चे थे जो कि वहां पर घूम रहे थे, या फिर शायद मार्था के शरीर के अंदर किसी बच्चे की कोई आत्मा चली गई थी। क्या सच था क्या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सच में उसे देखा था। लूबी भी बार बार उसे देख के अचानक से भौंकने लगा और मैंने लूबी को देखा। लूबी के भौंकते ही मार्था ने अपना चेहरा दोबारा अपनी मॉम के जैकेट में छुपा लिया और फिर हम दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं था। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि वो मार्था तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बारे में मैंने कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने सीनियर को इसके बारे में बता सकूं, वरना मेरी नौकरी पे कोई ना कोई दिक्कत आ जाती और वो एरिया लोगों के लिए अनसेफ हो जाता। इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। हालांकि उस जगह जब तक मेरी सर्विस थी तब तक मेरे साथ ऐसी दोबारा कोई भी घटना नहीं घटी और ना ही कोई गायब हुआ। लेकिन मुझे अनुमान है कि वो बच्चे आज भी उसी जंगल में होंगे और वो कौन थे इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। पहले मुझे दादाजी की बताई गई इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जब अंत में उनकी तबीयत खराब हुई और वो हमें छोड़कर चले गए तो मैंने उनके कमरे को देखा। हम उनके कमरे की साफ सफाई कर रहे थे, तभी हमें वहां एक टॉर्च मिली। वो वैसी ही टॉर्च थी जिसके बारे में दादाजी अक्सर बताया करते थे। वो टॉर्च ऊपर से दबी हुई थी। उस पर एक बच्चे की उंगलियों के निशान भी थे,
और साफ साफ यही पता चल रहा था कि किसी बच्चे ने उसको दबाया है। टॉर्च सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। हालांकि अब उस पर जंग लग चुकी थी और वो कुछ चिट्ठियाँ भी मिली जो उन्होंने अपने सीनियर के लिए लिखे थे, लेकिन उसमें से आधी चिट्ठियाँ फट चुकी थी और आधी चिट्ठियों के शब्द तो मिट भी चुके थे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे इस चीज़ पर विश्वास हो गया कि दादाजी की बताई गई वो सारी घटनाएं एकदम सच थी और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट रेंजर की एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना निवान नाम के एक रेंजर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको निवान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम निवान है। मैं कनाडा के नेशनल पार्क में एक रेंजर था। ये घटना 1990 के करीब की है। मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या था। कनाडा के नेशनल पार्क में मैं अक्सर नाइट रेंजर का काम किया करता था। वहाँ पे सारी चीज़ों को देखा करता था और कोई भी अगर छूट जाता था या फिर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होता था तो मैं और मेरी टीम ही उसे देखा करते थे। रात के वक्त अक्सर मैं पूरे पार्क में घूमा करता था। वैसे तो वो पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ज़्यादा एरिया में हम लोग नहीं जाते थे। जहाँ तक हमें जाने के लिए अलाउड था और जहाँ तक सिक्योरिटी फेंस लगी हुई थी हम वहीं तक ही जाया करते थे, लेकिन तब भी वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। मुझे वहाँ पर काम किए हुए करीबन 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उस वक्त मेरी डे शिफ्ट थी। मैं कभी नाइट में नहीं जाता था, लेकिन 3 महीने बाद मेरी शिफ्ट चेंज हो गई और मुझे नाइट पे जाना पड़ा। नाइट की शिफ्ट के लिए और भी कई लोग होते थे। मैंने करीबन 1 महीने तक नाइट शिफ्ट भी की, लेकिन फिर एक दिन मेरे कुछ कलीग्स नहीं आए और उस दिन रात में मैं अकेला था जो कि वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था। हमारा ये काम था कि पार्क बंद होने के बाद हम पूरे पार्क में एक राउंड मारते थे और चेक करते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई अंदर छूट तो नहीं गया और कोई किसी मुसीबत में ना फंसा हो। उसी पार्क के अंदर हमें एक साइकिल दी गई थी। मैं उसी से ही सारी चीज़ों को देखा करता था। जैसा कि मैंने बताया कि पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैं उसी साइकिल से पूरे एरिया को विजिट किया करता था। उस वक्त रात में करीबन 1 या 2 बज रहे होंगे। हल्की फुल्की बारिश का मौसम था और मैं रोज़ की तरह अपनी साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहा था और चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उस वक्त मेरे पास एक टॉर्च, एक डंडा और एक पिस्टल थी जो कि मुझे मेरे कंपनी ने ही दी थी। मैं वहाँ पर चेक कर रहा था। तभी अचानक से मुझे एक पेड़ के पीछे एक परछाई भागती हुई दिखाई दी। वो किसी आदमी की ही परछाई थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मेरी आवाज़ भी सुनी थी। मुझे देखते ही और मेरी आवाज़ सुनते ही वो दोबारा जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने तुरंत सीटी बजाई और उसकी तरफ साइकिल को तेज तेज चलाने लगा और उसको रुकने के लिए बोला भी, लेकिन वो नहीं रुका। मैं जितना उसको रुकने के लिए बोल रहा था उसने अपनी भागने की रफ्तार उतनी ही तेज कर दी थी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और मैं लगातार उसके पीछे अपनी साइकिल को भगाए ले जा रहा था। कुछ देर बाद भागते हुए पेड़ों के एक बड़े से झाड़ के अंदर वो जाने लगा। मैंने अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ी, अपनी टॉर्च निकाला और उसकी तरफ टॉर्च करते हुए भागने लगा। मेरी आंखों के सामने वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में चढ़ा। इतनी रफ्तार में कोई भी आम आदमी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी। पेड़ के ऊपर जाते वक्त मैंने उसे देख रहा था। मैंने उसकी तरफ टॉर्च मारने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक मेरी टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ती उससे पहले ही वो पेड़ के ऊपर चला गया और फिर ऊपर की तरफ ही मैं उसे ढूंढने लगा। मैंने उसे वार्निंग भी दी कि वो जो कोई भी है नीचे उतर के चला आए, लेकिन उसने कोई भी आवाज़ नहीं की, ना वो कुछ बोला। वो बस ऊपर ही बैठा हुआ था और मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसकी काली परछाई मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। वहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं था कि मैं उसे देख ना पाऊँ। पार्क के अंदर जो भी बड़े बड़े लैंप्स चल रहे थे उनकी हल्की फुल्की रोशनी उन पेड़ों पर गिर रही थी, जिसकी वजह से मुझे उस परछाई की आउटलाइनिंग साफ साफ नजर आ रही थी। मैं जानता था कि वो आदमी कहाँ पर बैठा हुआ है। मैं उसे लगातार नीचे उतरने के लिए बोल रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोला। मजबूरन मैंने उसकी तरफ अपनी पिस्टल को एम किया और मैंने उससे बोला कि वो नीचे उतरे वरना मैं उस पर गोली चला दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो चुपचाप वहीं पर ही बैठा हुआ था। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे उसका चेहरा देखना था। वो परछाई वहीं पर ही बैठी हुई थी। तभी मैंने अपना टॉर्च निकाल के उसकी रोशनी से उसको देखने की कोशिश की और मैंने जो चीज़ देखा मैं देख के हैरान हो गया था। वहाँ पर कोई था ही नहीं। मतलब वो परछाई वहीं पर ही बैठी थी
लेकिन टॉर्च की रोशनी उसके आर पार हो जा रही थी, और जहां जहां टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी उतने हिस्से की परछाई गायब हो जा रही थी, और बाकी उसके शरीर के हिस्से की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैं डर गया था। वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। पहले कुछ देर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, और मैं उसे लगातार देख रहा था। मुझे मेरी आंखों पर देखी हुई चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ देर तक बस वही चीज़ करता रहा। बार बार उसकी तरफ लाइट मार रहा था और फिर हटा रहा था, और वो चीज़ वहीं पर ही बैठी थी। फिर धीरे धीरे वो पेड़ से रफ्तार में नीचे उतरने लगा, और अब वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने उसे देखा और फिर मैं डर की वजह से भागने लगा। वो काली परछाई भागते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं साफ साफ उसकी भागने की आहट सुन सकता था। पत्तों में उसकी दौड़ने की रफ्तार साफ साफ सुनाई दे रही थी, और वहां पर मैं चिल्ला रहा था। मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं था, और उसकी भागने की आवाज तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे मैं भागते हुए एक लैंप के पास गया, जो कि वही पार्क में जल रहा था। मैं उस लैंप के खंभे के नीचे जाके खड़ा हो गया, और वो परछाई अंधेरे से भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी और मुझे साफ साफ दिखाई दी। रोशनी में आते आते अंधेरे से वो परछाई कहाँ गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद रोशनी में वो परछाई दोबारा दिखाई नहीं देती, या फिर शायद वो रोशनी में आ नहीं पाती। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस लैंप की रोशनी से बाहर निकलूंगा तो शायद वो मुझे मार देगी। जब मैं अंधेरे की तरफ देख रहा था, जंगल में जिस तरफ से वो भागती हुई आई थी वो मुझे वहीं पर टहलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब तक उस लैंप की रोशनी थी मैं सेफ था। फिर धीरे धीरे रात होती गई और दिन होता गया। उजाले में वो काली परछाई गायब होती गई, और मैं पूरी रात उसी लैंप के नीचे बैठा रहा। दिन होने के बाद वो लैंप बुझा और फिर सूरज की रोशनी आने लगी, और फिर मैंने खुद को सेफ महसूस किया। उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ दोबारा गया और इस घटना के बारे में मैंने सबको बताया। आधे लोग तो मेरे ऊपर हंस रहे थे। सबको लगा कि मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन वो घटना सच में मेरे साथ घटी थी। अगली रात में मैं दोबारा अपने दोस्तों के साथ वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था, लेकिन फिर वो परछाई मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आई। वो परछाई किसकी थी, कहाँ से आई और वो कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता, और ये राज आज तक राज है। तो ये थी फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना एल्बर्ट नाम के एक रेंजर के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको एल्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एल्बर्ट है। ये छोटी सी घटना मेरे साथ कैनेडियन फॉरेस्ट में घटी थी। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर था। इस घटना के बाद मेरी जॉब छीन ली गई। दरअसल मुझे शराब पीने की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत थी। मैं ड्यूटी के वक्त भी शराब पीता था, और शराब पी के पेट्रोलिंग भी करता था और सारा काम करता था। कई बार मेरे सीनियर्स ने मुझे टोका भी कि मैं शराब पी के काम पर ना आऊँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लत लग चुकी थी। बहुत छोटी सी घटना है, मेरे इस घटना पर कोई विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि ये सारी घटना जब मेरे साथ घटी तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से नशे में था। इस घटना के बाद मेरी जॉब, मेरी रेपुटेशन सब चली गई। उस रात मैं अपने कलीग के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। वो पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से भी आता था। मैं उस वक्त ज़्यादा पी लिया था और मैं बिना वजह चिल्ला रहा था। मेरी मेरे दोस्त से किसी तरीके की बहस हो गई और फिर मैं उससे लड़ाई करने लगा। हमारी लड़ाई थोड़ी हाथापाई में बदल गई और मैं उसे मारने की धमकी देने लगा था। मेरे मारने की धमकी देने की वजह से वो ऑफिस से निकल के बाहर चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। उस वक्त हमारी लड़ाई किस बात पे हुई थी मुझे ढंग से ये भी नहीं याद था। मैं इतना नशे में था। भागते वक्त वो पार्क के थोड़ा अंदर वाले हिस्से में चला गया और मैं उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो थक गया और एक पेड़ के पीछे जाके रुक गया। मैंने उसे देखा था और मुझे पता था कि वो कहाँ पर छुपा है। मैं भी भागते हुए उसी पेड़ के पीछे गया और वो छुपा हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचा और जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं पागल हो गया था उसे देख के। मैंने देखा कि उसका हाथ उसके शरीर से उखड़ गया है और वो मेरे हाथ में ही था और वो ज़मीन पर तड़प रहा था। ये चीज़ देख के मैं एकदम डर गया था। मैंने ये नहीं किया था। अभी कुछ देर पहले ही वो भाग रहा था और फिर अचानक से उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया था। वो ज़मीन पर तड़पते हुए चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे पार्क में गूंज रही थी और मैं उसे देख रहा था। मैं किसी तरह उसको लेके बाहर आया और रोशनी में लाके उससे बात करने की कोशिश की,
और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे उसका शरीर सड़ता जा रहा था। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसके दांत अपने आप नुकीले होते जा रहे थे और उसका वो उखड़ा हुआ हाथ अपने आप सड़ता जा रहा था। उसके नाखून अपने आप बढ़ते जा रहे थे। ये अजीब सी घटना जो उस वक्त मेरे साथ घटी, मैं बहुत ही हैरान हो गया था। मैं चिल्ला रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और चिल्लाते वक्त उसका पूरा खून मेरे शरीर पर ही लग गया था और उसके उस कटे हुए हाथ ने मेरे गर्दन को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया था। मैं चिल्ला रहा था। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के सामने उसका सड़ा हुआ शरीर खड़ा होकर मेरी तरफ धीरे धीरे आ रहा था और मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि पीछे से मुझे किसी ने पकड़ा है। मैं घूमा तो मेरा वो वही दोस्त था जो अभी कुछ देर पहले भागते हुए गया था और जिसका शरीर चल रहा था। उसको देख के मैं हैरान हो गया। डर की वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया और पीछे हट गया, लेकिन उसका शरीर एकदम नॉर्मल था। उसने मुझसे कहा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। कुछ देर तो मुझे संभलने में लगे, फिर मैंने देखा कि उसका हाथ ठीक है, उसका चेहरा भी ठीक है और वो नॉर्मली मुझसे बात कर रहा है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं पागल हो गया था, लेकिन वो घटना मेरे साथ सच में घटी थी। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने उसे बताया कि कुछ देर पहले मैंने अभी तुमको देखा था। तुम्हारे हाथ तुम्हारे शरीर से बाहर निकल आया था और तुम्हारा पूरा चेहरा एक एक करके सड़ रहा था। मेरे ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नशा चढ़ गया है, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरी हरकत की है। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी करूंगा। मेरे साथ जो भी घटा ये सच था। मेरे दोस्त ने मेरे खिलाफ कंप्लेन भी कर दी और मैंने अपनी रिपोर्ट में यही चीज़ मेंशन की कि आखिर मुझे जो कुछ भी हुआ था वो सच था। मेरा मेडिकल रिपोर्ट देखा गया, उसमें अल्कोहल पाया गया। उसी वक्त मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और इस बार मेरे सीनियर ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। वहाँ पर लोग मुझे पागल बोलने लगे, लेकिन वो सच था। मैं पागल नहीं था। मैंने अपनी इस घटना को बताने की बहुत लोगों को कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं माना। कुछ दिनों बाद मुझे भी लगने लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम था, लेकिन उस हाथ ने जिसने मेरी गर्दन को जोर से पकड़ा था, उसके पकड़ के निशान अभी भी मेरे गर्दन पर बने हुए थे और उसके नाखून जो कि मेरे गर्दन के अंदर घुस गए थे, वो कट अभी भी वहीं पर था। वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो सच में वहां पर था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। और अब मेरी जॉब भी नहीं थी, तो मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और फिर मैं वहां से चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा घटी गई 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।